कुछ तो परेशानियां हैं ही सर। अब 180 दिन लगभग 6 महीने हमारे पास बचे हुए हैं जेई के पहले अटेम्प्ट को लेकर। सबसे पहले तो वो सबसे कॉमन सवाल जो आजकल हर बच्चे के दिमाग में है, क्या मैं अब शुरू करूं तो कर सकता हूं? क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? क्या 99-98 परसेंटाइल लाया जा सकता है? जब तक पूरे एफर्ट्स हम नहीं लगाएंगे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 98 परसेंटाइल लाना, 99 परसेंटाइल लाना कोई आसान काम नहीं है। अब उम्मीद बनती है कि वो एक अच्छा स्कोर ला सकता है। इवन जेई मेंस ही नहीं, वो जेई एडवांस में भी एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसने लग कर बिना किसी समय को बर्बाद किए आगे के बचे हुए टाइम को इस्तेमाल किया। हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? कैसे हो सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है? कुछ तो परेशानियां हैं ही सर। समय कम बचा है। अब 180 दिन लगभग 6 महीने हमारे पास बचे हुए हैं जेई के पहले अटेम्प्ट को लेकर, क्योंकि हम जो अभी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे वो जेई के मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर इस पूरे सेशन में ये जो छोटा सा एक सेशन है, इस सेशन में आप डिस्कस क्या करने वाले? देखो, सबसे पहले तो वो सबसे कॉमन सवाल जो आजकल हर बच्चे के दिमाग में है, क्या मैं अब शुरू करूं तो कर सकता हूं? क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? क्या 99-98 परसेंटाइल लाया जा सकता है? वगैरह वगैरह। तो देखो, एक तो बड़ा क्लियर है कि इसका जवाब मेरी तरफ से तो मैं मना ही करूंगा। नहीं अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जो बच्चे अभी भी ये सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या ये हो सकता है, तो फिर ऑब्वियसली जिस तरह से टाइम वेस्ट तुमने अब तक किया उसी तरह से टाइम वेस्ट तुम आगे भी करोगे। तो इसलिए ऐसे बच्चों के बारे में तो मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता जो अभी भी सिर्फ प्लानिंग के इरादे से बैठे हैं कि कोई प्लानिंग दो तो हम सोचेंगे हमें करना है। क्योंकि उन बच्चों को एक चीज तो सबसे पहले से पता ही थी कि हमें जब तक पूरे एफर्ट्स हम नहीं लगाएंगे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 98 परसेंटाइल लाना, 99 परसेंटाइल लाना कोई आसान काम नहीं है। आपको उसके लिए लग कर मेहनत करनी पड़ेगी। हां, अगर अब आप डिसाइड कर चुके हैं, यानी अब मैं उन बच्चों से बात करने जा रहा हूं जो अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं सर, अब जो भी प्लान मिलेगा या अब जो भी हमें करने के लिए कहा जाएगा वो हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, तो अब उम्मीद बनती है कि वो एक अच्छा स्कोर ला सकता है। इवन जेई मेंस ही नहीं, वो जेई एडवांस में भी एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसने लग कर बिना किसी समय को बर्बाद किए आगे के बचे हुए टाइम को इस्तेमाल किया। तो देखो, सबसे पहली बात यह है जो हमें सबसे पहले डिस्कस करनी है, वो यह है कि मैं इस पूरे सेशन में उन सारे बच्चों को केटर करने वाला हूं जो 12th में हैं, जो ड्रॉपर्स हैं। 12th में भी मैं स्पेसिफिकली 2 तरह के बच्चों के बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं अभी बच्चों को कैटेगराइज करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। सारे बच्चे अगर बहुत ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो उनको एटलीस्ट इस चीज का आइडिया लग जाएगा कि अगर इस तरह से आगे बढ़ा जाए तो ये काम जिस बारे में हम बात करने वाले हैं ये मुश्किल नहीं है, ये किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जोर लगाना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले एक चीज तुम्हें क्लियर कर दूं, क्या रीजन रहा है अब तक तुम्हारी सारी परेशानियों का? क्योंकि अगर वो परेशानियां आगे भी रहती हैं तो फिर सर क्या मैं ये कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मैं ये नंबर ला सकता हूं? नहीं ला सकते। क्या मेरा स्कोर इतना आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या मेरी रैंक आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि अभी भी तुम वही सब काम करोगे जो तुमने अब तक गलतियां की। तो जो सबसे बड़ी गलतियां जो मेरे दिमाग में आती हैं, जो बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, उनमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगर करने की बात करें तो उसमें सबसे पहले ये बात आती है कि हम बहुत रैंडम रहे हैं सर। हम बहुत रैंडम रहे हैं, हम अपनी तैयारी में बहुत रैंडम रहे हैं। हमने कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, कभी कहीं से कुछ पढ़ लिया, कभी कहीं से कुछ पढ़ लिया। हमने कुछ प्लानिंग कभी की नहीं, और उस प्लानिंग की वजह से, जो हमने प्लानिंग ही नहीं की, उसी वजह से हमारा पूरा सिलेबस सत्यानाश हो गया सर। दूसरे, अगर एक और रीजन की बात करें तो हमने सर कभी भी कोई फिक्स रिसोर्स यूज ही नहीं किया सर। हमें किसी ने कहा ये अच्छा है तो हमने वो पढ़ लिया, किसी ने कहा ये वाली टेस्ट सीरीज अच्छी है, वो टेस्ट सीरीज देखनी शुरू कर दी, किसी ने कहा ये बुक अच्छी है, वो बुक देखनी शुरू कर दी। सर हमने कहीं यूट्यूब से ये देखना शुरू कर दिया, कहीं हमने वहां से वो देखना शुरू कर दिया। हमने कोई एक प्रॉपर रिसोर्स अपना बनाया नहीं जिसको हम फॉलो करने वाले हो। ये भी एक कमी बहुत बड़े बच्चों, बहुत सारे बच्चों की हो चुकी है। तीसरी बात अगर कहा जाए तो हमारे पास रिवीजन का कोई तरीका ही नहीं है सर। हमें ऐसा लगता है हमें सिर्फ आगे भागना है सर। रिवाइज के बारे में या रिवीजन के बारे में तो हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं। हम तो ये जानते ही नहीं सर कि रिवीजन भी एक चीज होती। उसका रीजन मैं तुम्हें बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट, लेक्चर देखना बहुत ज्यादा आसान होता है। लेक्चर को सुनना, समझना और उसको समझना, इंटरेस्ट के साथ सुनना, इंटरेस्ट के साथ समझना, यह सबसे आसान काम, क्योंकि वो नया है। रिवीजन सबसे ज्यादा दर्द देता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उससे आपकी अपनी औकात पता चलती। जब आप कोई चीज रिवाइज करते हैं तो उस टाइम आपको पता चलता है कि मजे तो तुम बहुत ले रहे थे,
जब लेक्चर चल रहा था उस टाइम पर तो तुम्हें बड़े मजे आ रहे थे, और आज 10 दिन बाद तुम इसी को रिवाइज कर रहे हो तो तुम ऑलमोस्ट 80% चीजें भूल चुके हो। और ये तो दिमाग का उसूल है, इसमें हम इंटेलिजेंट हैं या हम कम इंटेलिजेंट हैं, वो हमसे ज्यादा तेज है, वो हमसे कम तेज है, इसका कोई रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये दिमाग का अपना एक पैटर्न है कि हमारी आदत है जिन चीजों को हम बार बार नहीं देखेंगे वो चीजें हमारे दिमाग से निकल जाएंगी, और जिन चीजों को हम बार बार देखेंगे वो हमारे दिमाग में बनती चली जाएंगी। और उसके लिए बार बार रिवीजन का मतलब यह नहीं होता सर अगर 10 दिन में एक चीज रिवाइज करनी है तो सर क्या हर 10 दिन में वो चीज रिवाइज करेंगे ना। जब तुम किसी चीज को 10 दिन बाद रिवाइज करोगे तो तुम ऑलमोस्ट 80% चीजें सपोज भूल चुके हो, लेकिन अगली बार जब तुम उसको पढ़ चुके हो और अगली बार जब तुम उसको रिवाइज करोगे तो तुम्हें उनमें से 50% चीजें दोबारा याद आएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रिवाइज करने में टाइम बहुत कम करना पड़ेगा। यानी उस टाइम तक पहुंचते पहुंचते आपका रिवीजन इतना इफेक्टिव हो चुका होगा कि आप बहुत जल्दी उन चीजों को देखकर भी रिवाइज कर चुके होते। यानी लेक्चर्स को देखना हमें आसान लगता है, क्लास चल रही है क्लास को देखना हमें आसान लगता है, बट रिवीजन को तो हमने आज तक वेटेज दी नहीं, जिसकी वजह से हमारे लिए बिल्कुल सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है अगर ये गलतियां दोबारा होने वाली। और चौथा जो पॉइंट मुझे समझ में आता है वो ये है कि मॉक से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है सर। ये वो सब चीजें सर जो हमें बताती हैं खूब सब बेकार चल रहा है, तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम खराब कर रहे हो, तुम्हें ये टॉपिक नहीं आता, तुम्हें ये, अरे तो ये तो अच्छी चीज थी ना यार। ये चीज अगर इम्तिहान से पहले, मेन एग्जाम से पहले तुम्हें पहले से पता चलने लगे कि आपको ये चीज नहीं आती, आपको ये चीज नहीं आती, आपको ये चीज कम आती है, तो क्यों ना हम उन चीजों पर काम कर लेते। अगर हम उन चीजों पर काम कर रहे होते तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज भी हमारे हालात ठीक नहीं है तो उनमें ये 4 सबसे बड़े पॉइंट, और इन चारों से भी बड़ा सबसे बड़ा पॉइंट जो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मुझे तो परफेक्शनिस्ट बनना है सर, मुझे तो इस चैप्टर में बॉन्ड, बिल्कुल समझ लो बॉन्ड बन जाऊंगा सर मैं, मुझे बैंड बजानी है सर एक एक सवालों की। अरे 100 में से 90 सवाल भी हो गए तो आगे बढ़ो ना यार। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी चीज के लिए परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई ये तो हर चैप्टर के साथ है, कुछ सवाल होते हैं, ज्यादातर सवाल हो जाते हैं अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, कुछ सवाल मुश्किल रह जाते हैं, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ें, आप उसको दिमाग में बार बार घुमाते रहें, रिवाइज करते वक्त उसके ऊपर कोशिश करें, उनके हल जानने की कोशिश करें, उनके सोल्यूशन जानने की कोशिश करें, लेकिन उनकी वजह से जब तक आप वो नहीं खत्म करते आगे नहीं बढ़ते। ये आदत बंद कर दो। यानी मुझे परफेक्शनिस्ट नहीं बनना सर, मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे एक अच्छा सिलेक्शन चाहिए जो कि मैं बहुत आराम से ला सकता हूं, विदाउट ये कह के कि मुझे इस टॉपिक पर कुछ भी पूछ लो मैं जवाब दे सकता हूं। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। यानी ये कुछ चंद 5 गलतियां हैं जो मेरे हिसाब से जो तुम लोग करते हो, जिसको अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। यानी सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल इफ, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये सिलेक्शन नहीं हो। यानी सबसे पहले तो अपने मन से ये सारी बातें हटा देते हैं। क्लियर? ठीक है। ये चलिए सर अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि सर सबसे पहले मैं ये जानता हूं जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं उस एग्जाम में एक्चुअली हमें करना कितना है सर। मतलब जब तक पता ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि यार हम कर क्या रहे हैं, कितना करना है, कितनी कोशिश करनी है, क्या इतने एफर्ट से हो जाएगा, नहीं होगा तो तब तक तो कोई फायदा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका बेंचमार्क क्या है। तो जो मैंने बेंचमार्क सेट किया है, जो एनटीए ने बेंचमार्क ऑलरेडी सेट कर रखा है, वो ये है, हमने ऑन एंड ऑफ जनरल बात करी है। जनरल बात ये कि 180 के आसपास, 190 के आसपास अगर आपका स्कोर रहता है तो आप 99 परसेंटाइल के आसपास ला सकते हैं। और अगर मैं 95 परसेंटाइल मान के चलता हूं कि भाई लगभग 120 नंबर, 93 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल के आसपास जेई अपना फर्स्ट अटेम्प्ट के लोगों को अलाउ करता है आगे जाने के लिए, तो अगर मैं 95 परसेंटाइल की भी बात करूं तो 130 132 नंबर के आसपास हमारा 95 परसेंटाइल तक का स्कोर बनता। इसका मतलब यह हुआ सर पेपर 300 नंबर का है, उस 300 नंबर में से अगर मैं 180 के आसपास ले आता हूं, 90 के आसपास, तो सर मैं 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूं। 98 के लिए सर 165, सर ये बड़े डिसेंट और सिंपल स्कोर्स हैं सर। 300 में इतने नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं नजर आती। और सुनिए अच्छी बात सर, फिजिक्स के लिए 99 परसेंटाइल तक अगर आपको बढ़ना है तो आप 70-80 नंबर ले आइए, आपका काम चल जाएगा। केमिस्ट्री में 65 से 75 तक के नंबर ले आइए, आपका काम चल जाएगा। और इसी तरह से मैथ्स में अगर आप 45 से 60 तक के मार्क्स ले आते, दैट डिपेंडिंग की मैथ्स का पेपर या फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर कितना टफ है, कितना इजी है, तो ऑन एंड ऑफ बात करें तो ये लगभग वो स्कोर है जो आपको 99 परसेंटाइल के आसपास तक पहुंचा सकता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप इस तरह के स्कोर्स को लाकर भी एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। अब सर बात यह आती है कि 100 नंबर के पेपर में 70 नंबर लाना, केमिस्ट्री में 65 नंबर लाना, मैथ्स में 45 नंबर लाना, सर ये करना ये कोई आसान काम नहीं, ये तुम्हें सोचने में ऐसा लगता है। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हमें इतने नंबर लाने हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वो चैप्टर्स घूमना शुरू कर देते हैं जिससे हमारी बैंड बजती है। सर मेरे दिमाग में एकदम से आता, अरे सर आयनी की इक्विलिब्रियम के सवाल आएंगे, सर मैं सवाल कैसे करूं,
करूंगा सर, आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे नहीं आता सर, मैं कैसे स्कोर करूंगा? अरे तो ये 70 नंबर 80 नंबर लाने में आयनिक इक्विलिब्रियम को इंक्लूड मत करो ना यार। अगर आपको 70 नंबर 60 नंबर चाहिए तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं इन कुछ गंदे चैप्टर्स को छोड़कर। इसका मतलब ये हुआ सर प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले केमिस्ट्री में उन चैप्टर्स के बारे में सबसे पहले बता दीजिए जिन पर मुझे फोकस करना है। या तो वो चैप्टर मेरे क्लास में पहले से लेक्चर में हो चुके हैं या लेक्चर होने वाले हैं, ताकि मैं उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ उन चैप्टर्स को पढ़ूं और समझूं। तो अगर मैं उन चैप्टर्स की बात करता हूं तो केमिस्ट्री में ये कुल मिला के मैंने 10 चैप्टर्स लिखे हैं, जिसमें 5 चैप्टर्स 11th के हैं और 5 चैप्टर्स 12th के हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन चैप्टर्स में से बहुत ज्यादा सवाल पिछले 5-6 सालों के ट्रेंड को देखें तो एनटीए ने मेंस लेवल पर बहुत ज्यादा सवाल हमसे डिस्कस किए। तो अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो मेरे हिसाब से लगभग 2 सवाल ऑन एन एवरेज हर साल के पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो चलिए मान लेते हैं, हालांकि 1 से लेकर 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी आपको 1 से लेकर 2 सवाल हर बार देखने को मिलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में भी ऑलमोस्ट 2 सवाल आपको हर बार देखने को मिलते हैं। सॉल्यूशंस की बात करें तो 1 से 2 सवाल हर साल देखने को मिलते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, जो कि मोल कॉन्सेप्ट के साथ भी कभी-कभी मर्ज कर दिए जाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स और अमीन्स को देखा जाए तो आपको 2 सवाल पक्का देखने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलते ही मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो 1 से 2 सवाल आपको हर साल, केमिकल काइनेटिक्स में भी 1 से 2 सवाल हर साल, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी 1 से 2 सवाल आपको हर साल हर पेपर में हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। यानी अगर आप इन्हीं लोगों को इनके बहुत ऊपरी तौर पे बात कर रहे हैं, अगर मैं इन लोगों के सिर्फ जो मिनिमम पॉसिबिलिटीज है सिर्फ उनको जोड़ लूं, सर 2 सवाल इसके, 1 3 4 2 6 7 9 2 11 12 13 14, सर लगभग 14 क्वेश्चंस हैं। अगर इन 14 सवालों की बात करें, चलिए सर 14 सवालों की बात करें तो लगभग 56 मार्क्स बनते हैं। सर ये जो 56 मार्क्स है, 56 मार्क्स सिर्फ इन 10 चैप्टर से, सर सोचो आप। सर 56 नंबर, चलिए मरे से मरे हालत 50 नंबर ले लेते हैं। इसी तरह से मैथ्स में 50 नंबर मिल सकते हैं, इसी तरह से फिजिक्स में 50 नंबर मिल सकते हैं। इन सबको जोड़ दिया जाए तो 150 नंबर मिल सकते हैं। सर 150 नंबर में तो मेरी बड़ी अच्छी परसेंटाइल बन रही थी सर, अभी मैंने देखा था। इसका मतलब यह हुआ सर, अगर मैं ज्यादा जोर ना लगाऊं और बहुत समझदारी से इन बचे हुए 6 महीनों को यूज करूं तो सर मेरा तो परसेंटाइल वैसे ही बहुत अच्छा मिल रहा है। सर मुझे बड़ी अच्छी एनआईटीज में बड़ी अच्छी ब्रांच मिलने वाली। लेकिन ये हम नहीं करते सर, हमें ऐसा थोड़ी ना करना है सर। मुझे सर ये 10 चैप्टर की क्या बात कर रहा है सर, मैंने पूरे पैसे दिए हैं सर, मुझे पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स और पूरी मैथ्स में परफेक्शनिस्ट बनना है सर। बस यही एक सोच है जो अगर आपने आज सही कर ली तो आपके लिए ये रोड मैप, तुम ये सोचो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये डिस्कशन किन के लिए? सर ये रोड मैप की क्या जरूरत है? जिन बच्चों का राह एकदम साफ है, जो पिछले 2 सालों से एक सीधी राह में चल रहे हैं, जिनको गोल और उनकी मंजिल एकदम साफ दिखाई दे रही है, क्या ये रोड मैप उनके लिए होना चाहिए? कैसी बातें कर रहे हैं सर, मुझे रोड मैप की जरूरत ही नहीं है। आपसे अच्छी रोड तो मैंने बना रखी है अपनी। मुझे आप क्या सिखाएंगे सर? मैंने 11th क्लास से लेके 10th क्लास से लेके अपना एक रास्ता डिसाइड कर रखा है और मैं शुरू से लेके आज तक उन सारी गलतियों को अवॉइड करता हूं जो आप मुझको अभी बता रहे थे। सर मैं ये गलतियां नहीं करता सर, मुझे ये रोड मैप की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा रास्ता एकदम साफ। ये रोड मैप उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो अब ये चाह रहे हैं कि सर अब प्लीज गलती नहीं करेंगे सर, अब गलती नहीं करना चाहते। लेकिन क्या अभी वो समय है कि अगर सही रास्ते से, सही समय से और सही तरीके से आगे बढ़ा जाए तो क्या ये स्कोर किया जा सकता है? तो ये उन लोगों के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो चाहे इस टाइम से एडवांस की, चाहे इस टाइम से मेंस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन यह है कि सर ये सारी चीजें मुझे समझ में आ गई कि मुझे क्या गलतियां नहीं करनी है। पहली बात, मुझको किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है। रीजन कि मेरा स्कोर इतना अगर आ गया तो मेरा काम चल जाएगा सर, मेरा जबरदस्त काम चल जाएगा सर, मेरा पर्पस ही सॉल्व हो जाएगा जिंदगी का। तो मैंने कहा ठीक है सर, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात। अब आप मुझे काम की बात बताइए। काम की बात ये है कि सर मैं किस कैटेगरी में आता हूं, पहले मुझे आप ये बताइए। तो मैंने कहा मैं बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। पहला कैटेगरी वो बच्चा होगा जो 11th बर्बाद, यानी दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, जिसकी 11th बहुत खराब है सर, और 12th भी आधी हो चुकी है। तुम्हें पता है जो बच्चा 12th का स्टूडेंट है उसकी आधी 12th तो कंप्लीट हो चुकी है सर, वो भी बर्बाद है सर। यानी टिल नाउ 12th भी बर्बाद है, 11th बर्बाद है, बचा हुआ 12th अभी बचा हुआ सर। मैं एग्री करता हूं, बचा हुआ 12th मेरा बचा हुआ सर। चलिए ठीक है, ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसकी 11th भी बर्बाद है, जिसकी 12th चल रही है सर, सही चल रही, यानी 12th ठीक चल रही है सर, अब तक सही चली, और 11th लेकिन मेरी बर्बाद। और तीसरी कैटेगरी वो हो सकती है जो सर हमारा ड्रॉपर का स्टूडेंट है, जो अब तक चलता चला आ रहा है सर, अब उस बच्चे से डिस्कशन करनी। यानी इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करें तो इन तीनों कैटेगरीज में जो सबसे पहली या दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, ये जनरली वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं, जिनका जीवन बहुत ही संघर्षमय होने वाला है पिछले आगे आने वाले 6 महीनों में।
क्यों सर? क्योंकि इन बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं आती। सर ये पहली कैटेगरी का वो बच्चा है जो इस टाइम 12th में है, और उस 12th के साथ उसके साथ परेशानी क्या है सर? उसकी 11वीं तो बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और साथ ही साथ अब तक जितनी 12th हुई है वो तो बर्बाद ही है, और बचा हुआ आधा हिस्सा बचा हुआ है सर। अगर उसने इसी तरह से तैयारी की जिस तरह से वो अब तक चलता चला आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सर तैयारी तो उसने की नहीं, तो उसका बचा हुआ आधा हिस्सा भी 12th का बर्बाद होने वाला है, जिसकी वजह से वो बोर्ड में भी कहीं का नहीं रहने वाला, और साथ ही साथ जेईई मेंस और एडवांस की तो बात ही हटा दीजिए। तो सर इसका मतलब है इस बच्चे के हालात ठीक नहीं है। सर इस बच्चे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं सबसे पहले तो यही बात बोलूंगा कि इस तरह के बच्चे या इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जो हमें जानते होंगे, जो हमें सुन रहे हैं इस टाइम, वो सारे बच्चों से मैं एक बात बोलूंगा, देखो तुम्हारे लिए इस टाइम जीने मरने की सिचुएशन है। हालांकि इस बात को इस तरह से समझो कि अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास बिल्कुल जबरदस्त अब आपको आंख बंद करके मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये। हालांकि फिर भी यही बोलूंगा मैं कि जेईई सब कुछ नहीं है, आईआईटी सब कुछ नहीं है, करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बट जिन बच्चों को अब ऐसा लगता है हमें करना है, तो वो अब ये सोच ले कि सर अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत बुरी बात हो, यानी अब तो मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपने ये सोच लिया है तो आपके लिए भी एक प्लान बनाया जा सकता है, जिस प्लान को अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इन बच्चों को बाकी बच्चों से भी आगे अगर उनके बराबर पहुंचना है, जो ऑलरेडी रेस में आगे निकल चुके हैं, तो इनको तेज भागना पड़ेगा, इनको स्मार्टली रेस लगानी पड़ेगी, इनको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इनको स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऐसी बात तो साफ है कि इन बच्चों को कम से कम 9-10 घंटे 10 घंटे के रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी ही जीत आएगी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जेईई के एग्जाम को क्रैक करने का। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप चाहे जितने अपने आप को 30 मार्क समझे, आप अपने आप को जितना इंटेलिजेंट समझे, आपको जो सर मैं तो वहां से पढ़ता हूं, मैं तो यहां से पढ़ता हूं, आपको जो करना है कर लीजिए, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता सर कि आज मैं 2 घंटे पढ़ लूंगा, कल मैं 20 घंटे पढ़ लूंगा, इससे कोई फायदा नहीं है। आपको एक रेगुलर प्लानिंग करनी है, आपको 10-11 घंटे रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज सिलेक्शन की उम्मीद नहीं। तो सर ठीक है, मैं तैयार हूं सर। अब अगर मैं तैयार हूं तो अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए बहुत आसान सा एक तरीका है। क्यों? क्या तरीका है? तरीका यह है कि देखिए, सबसे पहली बात है, अभी आपका बचा हुआ 12th का सिलेबस चल रहा है, तो आप उस बचे हुए 12th के सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिए। यानी अगर मैं ऐसे बच्चों को या ऐसी जो हमारी सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि 12th तो ठीक चल रही है सर, मेरी 11th बर्बाद चल रही है, तो इन दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहली बात है, इनके एफर्ट्स बिल्कुल पीक पर होने चाहिए, इनकी स्लीपिंग आवर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा और कोई समय ऐसा नहीं होना चाहिए जो बर्बादी में जा रहा हो, चाहे वो कैसा भी समय क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल मत जाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप ये काम मत करिए, जो जरूरी है वो काम आप सारे कर ही रहे हैं, बट एक भी काम आपको रात को सोते वक्त ऐसा लगा कि अरे यार इसमें तो टाइम वेस्ट कर दिया हमने, यार ये हमने बेकार कुछ टीवी देख लिया था बेकार में, या हम किसी दोस्त के साथ घूमने चले गए, मिलने चले गए, कुछ मूवी देखने चले गए, कहीं मॉल चले गए, कहीं कुछ, वो सब वेस्ट है। आपको किसी भी सूरत में कुछ भी समय बर्बाद नहीं करना है, अपना सारा समय जरूरी कामों में और पढ़ाई में देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं या ऐसा कुछ आपके साथ है तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा प्लान है और बहुत सीधा सा प्लान है। आज जुलाई का समय चल रहा है और हमें अल्टीमेटली जो समय दिया जा रहा है अपनी पढ़ाई के लिए वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर है। कोशिश करके आपका जो सिलेबस है वो मिड नवंबर तक या अक्टूबर एंड तक कंप्लीट कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अभी हमारा जो समय चल रहा है वो सिलेबस कंप्लीशन का चल रहा है। उन सारे बच्चों का जो 12th में है उनका सिलेबस अभी धीरे धीरे करके कंप्लीट किया जा रहा है। तो अब मेरे लिए एक स्ट्रैटेजी क्या है सर? मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि अब इस टाइम पर मेरे दिमाग में ये है कि सर मेरी 11वीं का जबरदस्त बैकलॉग है, पहली बात। सर सबसे बड़ा तकलीफ यह है कि जो अब तक 12th में कराया गया है सर वो भी मेरा बैकलॉग है सर। अब जो आगे की चीजें चल रही हैं सर वो चल रही, ठीक। अब मुझे यह बताइए आप सबसे पहले, इसमें क्या परेशानी है कि आगे जो चीजें चल रही हैं उन लेक्चर्स को बहुत अटेंटिवली अटेंड किया जाए, साथ ही साथ उनके प्रॉपर नोट्स तैयार होते रहे और क्लास के इलस्ट्रेशंस को बार बार घर में किया जाए विद पीवाईक्यूज। मैं ये आगे की बात कर रहा हूं, मैं पुराने बैकलॉग वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा है, उनको छोड़ो, अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहली क्या बात है सर, जो हमारा सिलेबस चल रहा है इस पूरे पढ़ाई के दौरान, यानी जुलाई से लेकर मैं अक्टूबर एंड तक की अगर बात करूं या नवंबर मिड तक की बात करूं, तो उस बचे हुए इन 140 दिनों में, 130 दिनों में सर जिंदगी इसी तरह से गुजर जाएगी। लेकिन इस पूरे
समय को बहुत यूटिलाइज करने वाला हूं मैं। और किस तरह से यूटिलाइज करने वाला हूं कि सर इस पूरे समय में ऑलमोस्ट 70% टाइम तो मैं अपने रेगुलर चलने वाले सिलेबस को दूंगा सर। 70। उसका रीजन क्या है सर? रीजन ये कि सर अब इसमें भी बैकलॉग क्रिएट कर लिया अगर मैंने, तो मेरे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ भी करने का। फिर तो मेरे पास एक ही टाइम बचता है, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा सर, अगर मुझे जेई करना है तो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक फिक्स टाइम की बात करूं तो नवंबर तक के पास का जो टाइम है मेरे पास, मिड नवंबर तक का जो मेरे पास टाइम है, 130 140 दिन जो भी है मेरे पास, इस समय में जो भी मेरा सिलेबस आगे बढ़ रहा है, मुझे इस सिलेबस को बहुत अटेंटिवली अटेंड करना है सर। मैं मानता हूं मुझे तकलीफ होगी सर, मैं मानता हूं मुझे समझ में कम आएगा क्योंकि पुरानी चीजों का भी बैकलॉग है, कुछ ना कुछ चीजें इंटर रिलेटेड है, लेकिन टीचर्स इसी तरह से कराते हैं कि अगर आप लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप उनके प्रॉपर नोट्स अपने मतलब के वो सारी चीजों को नोट कर सकते हैं, आप प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं, लेक्चर्स को समझ सकते हैं, इलस्ट्रेशंस को घर में बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में या आगे बचे हुए लेक्चर्स में आपको दिक्कत ना आए। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इस टाइम पर लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन चैप्टर्स चल रहे होते हैं, मेन चैप्टर्स स्टार्ट हुए होते हैं, और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन चैप्टर्स अभी करने बाकी रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ सर अभी भी काफी चीजें मेरे हाथ में हैं। जिन मेन चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं वही मेन चैप्टर्स 12th के हमारे अभी होने बाकी रह गए हैं, ऑर्गेनिक में भी और इनफैक्ट इनऑर्गेनिक में भी। आप समझिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है सर, एल्डिहाइड कीटोन्स अमीन्स है सर, ये चैप्टर्स अभी मुझे करने हैं सर। मैं बहुत फोकस रहूंगा सर, और मैं कोशिश करूंगा इन चैप्टर्स के लिए 70% का समय मैं इन चैप्टर्स को फोकस करके दूं। मैं बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करूंगा सर। यानी आज से मैं ये अपने आप से प्रॉमिस कर रहा हूं, और ये प्रॉमिस तुम्हें इस चैट बॉक्स में नीचे लिखना भी होगा मुझे, कि सर आगे आने वाले बचे हुए समय में जितनी दिनों तक मेरा सिलेबस चलेगा, मैं बहुत कंसिस्टेंट रहूंगा सर। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा कि मेरा बैकलॉग है, मैं क्या करूंगा, मैं मर गया, मैंने ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मुझे ये नहीं समझ में आएगा, मुझे आगे भी समझ में नहीं आएगा। आप कुछ अपने आप मत सोचिए, क्योंकि कोई भी चीज इतनी इंटरलिंक नहीं होती कि आप जोर लगाएं तो समझ ना पाए। आप समझिए बात को, क्योंकि इंटरलिंक कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो हम समझ सकते हैं अगर टीचर हमें रेगुलर बेसिस पर, अगर वो टीचर हमें समझा रहा है और मैं बहुत अटेंटिवली क्लासेस को अटेंड कर रहा हूं। तो इसलिए आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं, जो जिन बच्चों का 12th ओके है, उनको भी आगे आने वाले लेक्चर्स बहुत ध्यान से कवर करने हैं, अपना पूरा सिलेबस बहुत इत्मीनान से कवर करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं इलस्ट्रेशंस के साथ। जो क्लास के इलस्ट्रेशंस हैं, हर चैप्टर में हर टीचर आपको एक एक चैप्टर में 60 70 80 सवाल 100 सवाल कराता है। ये जितने सवाल आपको कराए जा रहे हैं, अगर आप इतने सवालों को घर में दोबारा करते हैं, क्योंकि उसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड होते हैं, उसमें कुछ एडवांस के सवाल भी इंक्लूडेड होते हैं, कुछ मेंस के सवाल भी इंक्लूडेड होते हैं, उसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल भी इंक्लूडेड होते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इतने मदद करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? यानी आपको बचे हुए समय में जो भी सिलेबस कराना है, कराया जा रहा है, वो आपको बहुत इत्मीनान से और बहुत समझ के करना है, उसमें बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि सर 70% समय अगर मैं इस काम में दे रहा हूं, तो बचा हुआ 30% समय हमारा, या 75-25 जो बचा हुआ 25% समय मेरा, उसमें मुझे क्या करना है? उसमें सबसे पहले आपको जो 12th के पुराने चैप्टर्स हैं, जिन बच्चों का 12th ओके है, उनको वो काम नहीं करना, लेकिन जिन बच्चों का 12th भी अभी पीछे का बर्बाद है, उनको सबसे पहले उन पुराने चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, जिसमें वो 3 मेन चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के आएंगे, जिसमें सॉल्यूशंस है, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, और इन तीनों से ही हर साल हर पेपर में 1-2 सवाल हर बार पूछता है सर। यानी ये 3 चैप्टर्स तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो इसका मतलब ये हुआ सर इन 3 चैप्टर्स को मुझे कवर करना है। तो बचे हुए 25% समय में आपको कोशिश करके हर दिन इन चैप्टर्स के या तो 1 शॉट वीडियो देखकर, इनके सिर्फ क्लास के इलस्ट्रेशंस, देखो थ्योरी पढ़ने में बहुत ज्यादा अभी समय नहीं लगा पाओगे तुम इन चैप्टर्स के लिए। जो अभी ऑनगोइंग सिलेबस है, उसमें आप जितना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब रिवीजन का टाइम आता है, उस टाइम पर हम थ्योरी वगैरह पढ़ने में ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। उस टाइम पर तो हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यानी ये जो समय है, ये वो मैक्सिमम टाइम है जिस टाइम पर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जितना करना चाहे उतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को पुराने चीजों का रिवीजन करना है, वो फटाफट किसी 1 शॉट को देखकर, हमारे बहुत सारे 1 शॉट्स हैं, मंजिल में है, यूट्यूब के अंदर बहुत सारे 1 शॉट्स पड़े हैं, आप 1 शॉट्स को देखकर क्लास के इलस्ट्रेशंस जो आपके क्लास में कराए गए थे, उन इलस्ट्रेशंस को टारगेट बनाइए।
वन शॉट देखिए खटाखट, इलस्ट्रेशंस को करिए जो क्लास में कराए गए हैं, और साथ में पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। ये काम तो आपको बचे हुए चैप्टर्स का करना ही पड़ेगा। जिन बच्चों का 12th ओके है, उनको 11th के लिए कुछ कम से कम 70-80% सिलेबस तो अपना नवंबर एंड तक कवर करना ही चाहिए, क्योंकि नवंबर एंड के बाद आपके पास दिसंबर और जनवरी के बीच में कुल मिला के 40-45 दिन मिलेंगे आपके जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट मान लेते हैं 15 जनवरी तक हमारे पास समय, तो 15 दिन वो, साथ ही साथ हमारे पास 30 दिन दिसंबर के, यानी कुल मिला के 40-45 दिन जो मेरे पास हैं, जो सिलेबस खत्म होने के बाद दिसंबर से लेकर जनवरी मिड तक के हैं। इन दिनों में मुझे अपना बचा हुआ चीजें अगर रिवाइज करनी पड़े या याद करनी पड़े या दोबारा करनी पड़े, जिसको आप 11th का बैकलॉग कहते हैं, ये 15-40 दिनों में कंप्लीट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ उन सारे बच्चों को, जिन बच्चों का 12th भी बर्बाद था अब तक का, जिनका 11th बर्बाद था, उन सारे बच्चों को कोशिश करके इन बचे हुए 140 दिनों में, जो जुलाई से लेकर हमारे पास नवंबर तक के हैं, इनमें प्रॉपर प्लानिंग करके कम से कम 30% का समय निकालकर डेली आपको अपने पुराने चैप्टर्स कवर करने हैं। और वो कौन से? सबसे पहले सर वो 11th के 5 चैप्टर जो मैंने आपको बताए, सर सबसे पहले वो 11th के 5 चैप्टर कवर करेंगे सर। जैसे ही वो 11th के 5 चैप्टर मेरे कवर होंगे, मुझे 12th में भी चीजें बहुत ज्यादा समझ में आने लगेंगी सर। 11th के वही 5 चैप्टर जिसमें मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी आ रहा है सर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सबसे पहले मैं इन चैप्टर्स को कवर करूंगा, हर दिन समय निकालूंगा, कैसे ना कैसे करके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का रिवीजन करूंगा सर। कैसे ना कैसे वन शॉट से इनके पूरी थ्योरी को पढ़ूंगा, और उसके बाद क्लास के कराए गए इलस्ट्रेशंस को करके पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। और ये काम शुरू में तुम्हें ये मुश्किल लग सकता सर, कैसे करूंगा, ऑनगोइंग क्लासेस भी चल रही हैं सर, और साथ में ये काम भी करना है यार। समझो बात को, अब तो करना ही है ना यार। अब तो जब तक तुम्हें ये ना लगे कि यार ये क्या यार, इतना कैसे कर पा रहा हूं मैं, या इतना कर कैसे सकता हूं, तुम्हें जब तक इस चीज का एहसास नहीं होगा तब तक तुम नहीं करोगे। यानी आपको खुद भी ये बात लगने लगेगी यार ये क्या, इतना कैसे कर रहा हूं यार मैं, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये कैसे करूंगा। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि ये आपको करना ही है, तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। यानी ये तो क्लियर है, अब तक जो भी हुआ गलतियां, उन गलतियों को छोड़िए, लेकिन बचे हुए समय में ये काम वो सारे स्टूडेंट्स जो मेरे 12th के स्टूडेंट्स हैं, जिनका 12th हमारा ओके चल रहा है, या ऐसे बच्चे जिनका 12th भी खराब हो चुका है और साथ ही 11th भी अब तक वेस्टेड है, उन सारे बच्चों को सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट समय मुझे दिखाई दे रहा है, उन सारे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय ये जुलाई से लेके नवंबर एंड तक का टाइम दिखाई देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, जिसको आप 140 दिन, 150 दिन जो बोलना चाहे बोल दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? इसमें 12th जो ऑनगोइंग है उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है, प्लस बैकलॉग को भी कवर करना है। और ये बैकलॉग को कवर करना मुश्किल नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि सर बैकलॉग में मुझे अभी बहुत चुनिंदा चैप्टर्स को कवर करना है सर। फिजिक्स के 5 चैप्टर, 6 चैप्टर होंगे, मैथ्स के 6 चैप्टर्स होंगे, और केमिस्ट्री के आपने 5-6 चैप्टर्स बता रखे हैं। ये 11th के वो चैप्टर्स है जो बैकलॉग है सर। अगर मैं 12th के चैप्टर्स की बात करूं तो 3-3, 4-4 चैप्टर्स 12th के बैकलॉग्स होंगे, जिनको मैं अपनी रेगुलर ऑनगोइंग स्टडीज के साथ कवर कर सकता हूं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो मेरा सजेशन यह है कि सबसे पहले अपना एक प्लानर तैयार कर लो कि सर आज डेट यह है, और इस डेट से लेके आगे के बचे हुए नवंबर एंड तक आप भी मुझे पढ़ाते रहिएगा, आप अपने आगे सिलेबस को बढ़ाते रहिएगा। मैं आपके क्लासेस को भी अटेंड करूंगा रेगुलर बेसिस पे, सारे लेक्चर्स अटेंड करके, सारे नोट्स तैयार करके, सारे इलस्ट्रेशंस करके, पीवाईक्यूज करके आगे के सिलेबस को कवर रखूंगा सर। बचे हुए किसी भी तरह से 25-30% का जो समय है, यानी एक दिन में अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं तो मुझे 2.5 घंटे 3 घंटे हर सूरत में, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे हर सूरत में सर रिवीजन या बैकलॉग को कवर करने के लिए देना है। और उसका बहुत आसान तरीका यार, कितने चैप्टर्स हो गए आप सोचिए सर। कुल मिला के बैकलॉग को अगर मैं देखूं तो 20 चैप्टर्स हो गए सर। इन 20 चैप्टर्स को मैं बचे हुए 150 दिनों में डिवाइड कर दूंगा सर, और इन 150 दिनों में बहुत आराम से इन 20 चैप्टर्स को कवर कर लूंगा सर। ये कहीं से भी मुश्किल काम नहीं होगा। मैं 20 चैप्टर्स को अगर 150 दिनों में बांट दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत आसानी से ये काम कर सकता हूं सर। आप समझिए, यानी एक एक चैप्टर को करने के लिए मुझे 5-5, 6-6 दिन मिल जाएंगे सर। इन 4-4, 5-5 दिनों में मैं हर सूरत में, और ये मुश्किल नहीं है, आप समझिए बात को, अगर आप रेगुलर रहेंगे, अगर आपने यहां पर भी मक्कारी की तो आप फिर फंस जाएंगे। यानी आप आराम से इन 20 चैप्टर्स को, 5-6 चैप्टर्स फिजिकल हमारी केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल मिला के सब कुछ, इसी तरह से 6-7 चैप्टर फिजिक्स के, 6-7 चैप्टर्स हमारे मैथ्स के। हर टीचर आपको मेन चैप्टर्स के बारे में बता चुका है, किन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, हर टीचर आपको बता चुका है। तो सबसे पहले आप उन मेन चैप्टर्स पर फोकस करिए, उनको कवर करने की कोशिश करिए। हम ये नहीं कहते कि किसी चैप्टर को छोड़ें, लेकिन हर चैप्टर को एक हल्के लेवल पर तो पढ़ के जाना ही है। लेकिन ये जो मेन चैप्टर्स हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की, इनको तो पूरी तरह से घोट के जाना है, और उसके लिए
बड़ा आसान तरीका है, रिपीटेटिव सवाल आते हैं, वही पुराना पैटर्न रह गया है, कुछ नया नहीं है। अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो 5-5, 6-6 दिन में एक एक चैप्टर आपका फटाफट कवर होता चला जाएगा और आपको महीने भर के अंदर इस चीज का एहसास होगा कि आपके 5-6 चैप्टर, 4 चैप्टर तो वैसे ही कवर हो गए। यानी आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि ये जो रोड मैप है, इस रोड मैप को अगर आपने 1 महीने भी फॉलो कर लिया तो आपको आगे का पूरा टाइम ऐसा लगेगा कि यार अब तो मैं आराम से कर लूंगा, मैं अब तैयार हूं। और ऐसे में शायद इतना कॉन्फिडेंट आप अपने आप को महसूस करें कि जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट आप फोड़ दें और उसके बाद फटाक से सीधे चले जाएं मई की तैयारी में, यानी एडवांस की तैयारी। यानी अगर मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम जो है वो जुलाई से लेकर नवंबर तक का टाइम है। इस टाइम को अगर उन्होंने एक दिन भी इस टाइम का वेस्ट किया, जो कि उम्मीद बनती है क्योंकि इस बीच में नवंबर में त्योहार आ जाएंगे, फेस्टिवल्स का सीजन रहेगा, कुछ ना कुछ छुट्टियां, या लेकिन अब जो भी है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उस चीज को कैसे लेते हो। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि नवंबर तक का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर से लेकर मिड जनवरी की अगर आप बात करते हैं तो नवंबर से लेकर मिड जनवरी यानी दिसंबर और मिड जनवरी में आपको कुल मिला के यहां से लेकर यहां तक लगभग 40-45 दिन मिलते हैं। ये जो 45 डेज है ये वो टाइम होगा जिस टाइम पर आप अपने बचे हुए चीजों को भी कवर कर सकते हैं, यानी प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं मॉक टेस्ट के साथ। इन दिनों में आपको पक्का हर दिन एक एक मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ रिवीजन में भी लगना पड़ेगा। यानी एक रिवीजन तो ये जो मैं 60-70% सिलेबस का वैसे ही कर पा रहा हूं क्योंकि सर 11th के मेन 4-5 चैप्टर आप यहां रिवाइज करवा देंगे, फिजिकल के 2-3 चैप्टर जो हमारे पीछे रह गए थे वो यहां रिवाइज कर लूंगा। यानी कुल मिला के तो मेरा ऑलमोस्ट 70% सिलेबस मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का यहीं कवर हो जाएगा। हां, बचा हुआ जो टाइम होगा उस बचे हुए सिलेबस को मैं इन 45 डेज में भी जो हमारा बैकलॉग है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, मेरा मिड जनवरी तक का यही शेड्यूल रहेगा सर। यानी जो बच्चा 12th का स्टूडेंट है, चाहे उसका 12th खराब हो, 11th वेस्टेड हो, चाहे उसका 12th ठीक हो, 11th वेस्टेड हो, उन सारे बच्चों को एक बहुत सीधा रास्ता दिखाया जा रहा है। आज से लेकर प्रॉपर प्लानिंग बनाओ। तुम्हारे पास हर मेन चैप्टर्स को रिवाइज करने का जो तुम्हारे बैकलॉग के चैप्टर्स है उनको भी अपने 25% तैयारी में इंक्लूड कर लो। 10 घंटे की पढ़ाई में 2 घंटे रिवीजन को दे दो, बैकलॉग को कवर करने के लिए दे दो, और बचे हुए टाइम को जो ऑनगोइंग क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि इनमें बैकलॉग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो जो ऑनगोइंग क्लासेस चल रही हैं उनको तरीके से तमीज से अटेंड किया जाए। उनके ऊपर जो भी टीचर्स काम करने के लिए दे रहे हैं, जो वर्क दे रहे हैं, वो सब कवर किया जाए और साथ में कैसे ना कैसे करके 2-3 घंटे 2 घंटे डेली अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए दिए जाए। उसका तरीका क्या है? जो भी मेन चैप्टर्स है उनके वन शॉट वीडियोस जो YouTube पर आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें से उनके वन शॉट वीडियोस देखिए। और उन वन शॉट वीडियोस भी डिटेल वीडियोस हैं, ऐसा नहीं कि वो आधे घंटे में पढ़ाए गए, वो डिटेल वीडियोस हैं। लेकिन उनको करने के बाद उनके ऊपर इलस्ट्रेशंस, जो क्लास की इलस्ट्रेशंस है, जो आपको क्लास में कराए गए, जिनको आपने नहीं पढ़ा, उन क्लास के इलस्ट्रेशंस को PYQs के साथ कवर कर लीजिए। आपके वो चैप्टर्स भी पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। जनवरी अटेम्प्ट होने के बाद अगर वो अटेम्प्ट अच्छा हुआ, क्योंकि तुम जानते हो उसमें अगर 100 बच्चे पेपर देते हैं तो 90 बच्चों से यही कहा जाता है कि वी आर सॉरी, अब आई एम सॉरी, आपको अब JEE एडवांस के लिए आगे नहीं धकेला जा सकता, आप फिर से तैयारी करिए। ये सच्चाई है। और जिन बच्चों का पेपर अटेम्प्ट अच्छा हो जाता है वो फौरन के फौरन इसी जनवरी अटेम्प्ट से फौरन मई की तरफ चले जाते हैं, मई की तैयारी में जुड़ जाते हैं। और नहीं तो जो लोग रह जाते हैं वो आगे की तैयारी में लग जाते हैं। आगे की तैयारी में जो हमारे 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। उनके लिए समस्याएं एक्चुअली शुरू से ही शुरू हो चुकी हैं। नवंबर में कुछ स्कूल्स प्री बोर्ड्स लेते हैं, अक्टूबर में प्री बोर्ड्स हैं, दिसंबर में प्री बोर्ड्स हैं, कुछ लोग जनवरी में भी प्री बोर्ड्स लेते हैं। 3-3 प्री बोर्ड्स भी कुछ जगहों पर होते हैं। और साथ ही साथ हमारे फरवरी और मार्च में बोर्ड्स के एग्जाम्स भी होते हैं। यानी आप समझ लीजिए आपके पास जो भी कुछ है करने के लिए, जो भी कुछ करने के लिए है, वो यही समय, यही वो समय है जिस समय पर आपको अपने बोर्ड्स के लिए भी तैयारी करनी। यानी यही वो समय है जिस समय पर आप जो भी 12th का सिलेबस चल रहा है उस 12th के सिलेबस में आप अपने बोर्ड्स के PYQs, और इसके लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, यह काम करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं चाहिए। आप अपने प्री बोर्ड्स में भी इस चीज की तैयारी कर सकते हैं। हर सब चैप्टर को आप आसानी से ये देख सकते हैं कि आपको किस किस तरह के PYQs बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। उन PYQs को, पिछले 8-10 सालों के PYQs को एनालाइज कर सकते हैं। और जो तुम पढ़ रहे हो वही चीजें बोर्ड्स में भी की जाती हैं। सिर्फ आपको उनके लिखने के तरीके को सीखना है, जो कि आप आराम से अपनी इस रेगुलर तैयारी के साथ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो पेपर है, उन पेपर्स को देने जाना है, उसमें भी समय लगेगा, तो वो भी इंक्लूडेड है आपकी इस पूरे समय में। यानी कि हमें उनको क्योंकि देना है तो वो भी मेरा समय तो खर्च करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब ये हुआ सब बोर्ड
बोर्ड्स में भी हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? उसका रीजन भी इधर कई दिनों से कुछ बातें भी चल रही हैं कि जेई आगे आने वाले टाइम पर या नीट वाले भी आगे आने वाले टाइम पर बोर्ड्स के मार्क्स को भी इंक्लूड करेंगे। हालांकि बोर्ड्स के मार्क्स इनडायरेक्टली इंक्लूडेड हैं, 75% मार्क्स तो आपको चाहिए ऑन एन एवरेज, लेकिन हो सकता है वो आपके रैंकिंग के दौरान, रैंक डिसाइड करने के दौरान बोर्ड्स की परसेंटेज को भी इंक्लूड करे। तो ऐसे में सर बोर्ड्स की परसेंटेज की भी वेटेज तो है ही, तो और उसके लिए कुछ नया नहीं करना है सर। मुझे पता है कि नवंबर तक आप सिलेबस कंप्लीट कर देंगे या मिड नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मेरे पास प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे। उन प्री बोर्ड्स में भी मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूंगा, और किस तरह के पीवाईक्यूज बोर्ड्स में पूछे जाते हैं मैं वो भी देख लूंगा। साथ ही साथ आगे भी प्री बोर्ड होगा, उसमें भी मैं इस चीज की तैयारी कर लूंगा। फिर बोर्ड्स के एग्जाम्स होंगे सर, वो सब जगह पर कुछ ना कुछ करके अब बोर्ड्स की तैयारी में दिक्कत नहीं आएगी सर। सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो मैं मेंस के लिए पढ़ रहा हूं, जो एडवांस के लिए पढ़ रहा हूं, वही सिलेबस मेरा बोर्ड्स में भी पूछा जाएगा। सिर्फ मुझे लिखने के पैटर्न को डिसाइड करना होगा। मैथ्स में सच कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ पैटर्न्स हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं जो मुझे एक्स्ट्रा से देखने पड़ते हैं, जो मैं कर लूं। लेकिन परेशानी तो है सर, क्योंकि फिर मुझे बोर्ड्स का भी टाइम चाहिए सर, मुझे बोर्ड्स के लिए भी टाइम चाहिए फरवरी मार्च में। तो बेस्ट है, जो मेरा सजेशन है वो ये है यार, किसी तरह से इस अटेम्प्ट को मस्त कर दो यार। यही अटेम्प्ट तुम्हारा पहला और आखिरी मेंस का अटेम्प्ट बन जाए तो ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सुखी बात होगी, क्योंकि उसके बाद जो है आपको बोर्ड्स में भी उलझना है, और साथ ही साथ उसके बाद आपका एक अप्रैल अटेम्प्ट भी होगा, अगर आप जो है यहां सक्सेसफुल नहीं हुए तो इसलिए बेहतर यही है कि आप यहीं पर किसी तरह से अपने आप को फिक्स कर लें और उसके बाद सीधे एडवांस की तैयारी में लग जाए, जिसके लिए आपको काफी टाइम मिल जाए। अगर मान लीजिए जनवरी का पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ तो ऐसे में आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपको बोर्ड्स के पेपर्स के लिए भी तैयार करना है, बोर्ड्स भी देने हैं। हालांकि वो प्री बोर्ड्स के दौरान आपने काफी हद तक तैयार कर लिया है, बट बोर्ड्स भी देने हैं और साथ ही साथ अप्रैल अटेम्प्ट भी सही करना है। तो देखो ऐसा, ये जो पूरा प्रॉपर प्लान है, ये प्लान उन सारे बच्चों के लिए होगा जिसमें जिन बच्चों के साथ 12th में परेशानी रही या फिर 11th में परेशानी रही। लेकिन इस पूरे प्लान के पीछे एक ही चीज समझ में आती है, वो ये है कि भाई इसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि बिना एफर्ट किए तो अब ये हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात को? अच्छा, इसी में अगर मैं एक बात और जोड़ूं, जो बच्चे हमारे ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूं, तो जो ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत साफ समझ में आता है। जो हमारा जुलाई से लेके जो हमारा जनवरी का अटेम्प्ट है, जुलाई से लेके जनवरी अटेम्प्ट जो हमारा मेंस का पहला अटेम्प्ट है, इसमें उनका सिलेबस चल रहा है। ये सब उन लोगों का सिलेबस चल रहा है, और इन लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट जनवरी के एंड मिड तक, दिसंबर एंड तक, या 10-15 दिन पहले एग्जाम से 10-15 दिन पहले तक चलता है। तो ऐसे में इन बच्चों के पास हालांकि ना बोर्ड्स का प्रेशर है, ना इन बच्चों के पास प्री बोर्ड्स का प्रेशर है, लेकिन इन बच्चों को अगर अपने स्कोर को बेटर बनाना है तो उन बच्चों को भी इस पूरे सिलेबस के दौरान एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और वो है रिवीजन। ये सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं रिवाइज ना करके और अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने के चक्कर में। यानी ये सारे बच्चे जो हमारे ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं, वो अभी से इस बात को प्लान कर ले कि भाई देखो, ऑनगोइंग क्लासेस जो चल रही है उसमें तो मुझे छेड़खानी करनी नहीं, बात खत्म हो गई, उसमें कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो ऑनगोइंग क्लासेस चल रही है वो मुझे करनी। जो पुराना सिलेबस है या तो वो बैकलॉग में चला गया है, क्योंकि वो मैंने क्लासेस सही से नहीं करी, मैंने आवारागर्दी कर दी, मैंने सही से पढ़ाई नहीं की, वगैरह वगैरह जो भी कुछ हुआ। लेकिन अगर वो बैकलॉग में चला गया है तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो मेन चैप्टर्स आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बताए गए हैं, आप सबसे पहले उन मेन चैप्टर्स को अपने क्लास नोट से या फिर वन शॉट वीडियो से कवर करिए, और उनके ऊपर के क्लास इलस्ट्रेशंस जो क्लास में कराए गए हैं, जो बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन क्लास इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करके पीवाईक्यू सॉल्व करिए। यानी अपने पूरी रेगुलर पढ़ाई के दौरान उस रिवीजन को बहुत तवज्जो देनी है। जो बच्चे इस टाइम पर ड्रॉपर के स्टूडेंट्स रिवीजन को तवज्जो नहीं देंगे, वो बहुत झेलेंगे, क्योंकि उनको रिवाइज करने का कोई समय नहीं मिलने वाला। उनका सिलेबस खत्म होगा और अगले ही कदम पर उनको जेईई मेंस का पेपर दिखाई देगा। इसलिए वो कोशिश करें, हालांकि बहुत सारे ड्रॉपर्स के स्टूडेंट हैं जिनका अच्छा स्कोर अप्रैल अटेम्प्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि जनवरी तक तो उनका सिलेबस ही चल रहा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो जनवरी में ही एक अच्छा स्कोर लाते हैं, ताकि वो सीधे शिफ्ट मारते हैं, सीधे चले जाते हैं एडवांस के पेपर, और ये उनके लिए सबसे अच्छा स्कोर, सबसे अच्छा टारगेट होना चाहिए। यानी जो भी हमारे ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सिलेबस चल रहा है उसको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके करें, प्रॉपर नोट्स बना लें, उनके ऊपर जो सर इलस्ट्रेशंस करा रहे हैं वो कर लें, साथ में जो सर होमवर्क दे रहे हैं वो कर लें, डीपीपीस कर लें, अगर किसी के पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर ले,
पीवाईक्यू सबसे ज्यादा फोकस करने हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिस पर हर साल सवाल आते हैं, मतलब समझ रहे हो, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप जेई के मेंस लेवल पर, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। शुरू में ये इस बात को बोलते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी कि यार ऐसा तो नहीं कि अगले साल वो पैटर्न चेंज कर दे या अगले साल किसी और चैप्टर पे सवाल पूछ ले ना। हर साल का यही ट्रेंड रहा है, वो इसी तरह के सवाल हर साल पूछ रहे हैं, इस साल भी वो उसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे टाइम पर भी कुछ बहुत नया नहीं होने वाला, गिने चुने टॉपिक्स से जिन पर सवाल बनते हैं वो उन्हीं टॉपिक्स पर सवाल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले से पता है कि हमारे किन किन मेन चैप्टर्स हैं और इन किन चैप्टर्स पर हमें कितना जोर लगाना है। तो जितने भी हमारे ड्रॉपर्स के स्टूडेंट हैं वो इस जुलाई से लेकर जनवरी के बीच में जो सिलेबस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए वो है रिवीजन। हमने जैसे पहला भी बताया, बच्चा सबसे पहले प्रेफरेंस देता है लेक्चर को, उसके बाद प्रेफरेंस देता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस को, और लास्ट में प्रेफरेंस देता है रिवीजन को। यानी बच्चे का जो टारगेट जो अब तक बच्चे करते हैं उनका जो तरीका है प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने का, वो ये होता है, उनका ये पैटर्न होता है जो सबसे जनरली बच्चे जो फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ज्यादा समझदारी का नहीं है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में इनफैक्ट बहुत कमी, क्यों? क्योंकि ये वो प्रायोरिटी ऑर्डर है जो बच्चा करना चाहता है, आप समझिए। और जो चीज हम करना चाहते हैं वो चीज होती है जो नॉर्मली आसान होती। यानी लेक्चर देखेंगे, सर कल आपके 9 बजे क्लास होगी, सर मैं 9 बजे क्लास करने आ जाऊंगा सर, फिर अगले दिन 11 बजे क्लास, बहुत बढ़िया सर मैं सारी क्लासेस हर टीचर की। तुम क्लासेस देख रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन ये हमारा दिमाग कहता है कि वो 10 दिन बाद साफ हो जाएगी, वो भी तब जब अगली क्लास नई चीज की है। आप समझ रहे हैं? या तो ये हो कि आज एक क्लास करा दी गई, उसके बाद आपकी छुट्टी, अरे भाई आज एक क्लास कराई गई, कल नई चीज पढ़ाई जाएगी, परसों और नई चीज पढ़ाई जाएगी, फिर एक नई चीज पढ़ाई जाएगी, अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप मान के चलें आप चौथे पांचवें दिन तीसरे दिन सब कुछ भूल चुके होंगे, सब कुछ भूल चुके होंगे। यानी जो सही तरीका है पढ़ाई करने का, मेरे हिसाब से तो वो इसका उल्टा होना चाहिए। जो सही तरीका है वो इसका उल्टा होना चाहिए। मुझे रिवीजन पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही मुझे ये सबसे पहले बताएगा कि तुम किस पानी में हो, कितने पानी में हो। आप अगर रिवीजन सही से नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये कि सर गिने चुने चैप्टर्स करने। सर मुझे अगर 160 170 180 नंबर का स्कोर चाहिए तो मुझे तो बहुत गिने चुने चैप्टर चाहिए। सर आगे बचे हुए सिलेबस पे मैं कंसंट्रेट करता हूं, पीछे जो बैकलॉग रह गया उसमें से 5-5 6-6 चैप्टर्स अच्छी तरह से कर लेता हूं। सर मेरे 190 नंबर 200 नंबर तो वैसे ही आ रहे हैं, मुझे कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। और अगर कहीं गलती से मेरे मेंस और एडवांस के टेस्ट जो अब आप लोग ले रहे हैं या जहां पर भी आप टेस्ट दे रहे हैं, वहां पर अगर वो टेस्ट में मेरे 30 35 40% नंबर एडवांस के पेपर में बन रहे हैं, तब तो सर मैं एडवांस भी साथ साथ करूंगा ना सर। अगर 40% नंबर मेरा एडवांस के पेपर में जो आप मॉक टेस्ट लेते हैं उन टेस्ट में ले पा रहा हूं मैं, तो सर मैं तो एडवांस की तैयारी भी साथ साथ कर सकता हूं। बिल्कुल वो सारे ड्रॉपर्स के स्टूडेंट और हमारे 12th के स्टूडेंट जिनके अभी एडवांस के पेपर्स में 40% 35% 50% नंबर आ रहे हैं, उनको एडवांस की तैयारी बिल्कुल साथ साथ करनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल लायक है, साथ साथ एडवांस का पेपर भी तैयार कर सकते हैं। और एडवांस की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी तो उनकी चली रही। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी ये जो हमारे ड्रॉपर्स के स्टूडेंट हैं या जो हमारे 12th के इवन स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, रिवीजन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे। रिवीजन के साथ उसके बाद लेक्चर्स तो आपको देखने ही हैं। लेक्चर्स को देखने से तो मजा आता है। सर वो तो सारी दुनिया कर रही है, सर लेक्चर देख रहे हैं, हाँ समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, लेकिन वो प्रोड्यूस कैसे होगा, मार्क्स में कन्वर्ट कैसे होगा, जब तक वो रिवाइज नहीं होगा। और ये रिवीजन भी प्रॉपर इंटरवल के साथ होना चाहिए। सर आज मैंने रिवाइज किया, अगले हफ्ते रिवाइज करूंगा, कम समय लगेगा, उसके बाद रिवाइज करूंगा और कम समय लगेगा। सर एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा रिटेंशन इतना स्ट्रांग हो चुका होगा उस चैप्टर या उस टॉपिक के बारे में कि मैं लास्ट 5 एग्जाम तक भी उस चैप्टर को रिवाइज ना करूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो मेरा जो सजेशन है तुम सब लोगों से वो यही है कि यार जम के कोशिश करो, मेहनत करो। ये वो तरीके होंगे जो हर तरह के स्टूडेंट, जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं, इवन जो हमारे 12th पास के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर बहुत समझदारी से काम करें तो बहुत इत्मीनान से ये काम कर सकते हैं। तो हम सब लोगों को जो ऐसा समझ में आता है, मैं अपनी तरफ से तो यही बोल सकता हूं कि जो डिस्कशन हमें करना था वो डिस्कशन सिर्फ उन लोगों के साथ था जो अब एटलीस्ट ये करना चाह रहे हैं कि सर अब अगर कुछ भी हो जाए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं और मैं कोई भी मक्कारी नहीं करूंगा। तो ये उन सब लोगों के लिए ये छोटा सा एक वीडियो था जो तुम लोगों को समझाना चाह रहे थे। और ये हम सब लोगों की, मेरी तरफ से हम सारे टीचर्स की तुम्हारे लिए सलाह है कि इस टाइम पर भी अगर एफर्ट्स किए जाए और समझदारी और स्मार्टली तैयारी की जाए तो आपका काम चल सकता है।
आप अगर और लेट करेंगे तो फिर कुछ और शॉर्टकट्स निकलेंगे जिससे कि पॉसिबिलिटीज कम होती चली जाएंगी। तुक्का भिड़ गया तो हो सकता है तब भी हो जाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है सर आखिर के 7 दिन में, हाँ तो तुक्का भिड़ गया तो 7 दिन में भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटीज कम होती चली जाएंगी। ये वो टाइम है जिस टाइम पर ये जो तरीके बताए गए मैथ्स में, फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में, इन तरीकों को अगर फॉलो किया जाए तो 100% सक्सेस के चांसेस हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डिस्कशन का जो पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि बैकलॉग जिन लोगों के भी इस टाइम तक बने हुए हैं वो उन बैकलॉग को पैरेलली कवर करें, क्योंकि ना 12th के स्टूडेंट को और ना ही 12th पास स्टूडेंट को बैकलॉग को कवर करने का बाद में समय मिलेगा। उनको जो करना है वो अभी करना है, वो अपने टाइम को प्रॉपरली 2 हिस्सों में बांटे, 25% टाइम दे बैकलॉग को कवर करने का और बचे हुए 75% टाइम में वो अपने ऑनगोइंग सिलेबस को आगे बढ़ाएं और बैकलॉग को भी कवर स्मार्टली करना है। बता दिया गया है कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उनको कवर करना है एक टॉप लेवल पर। टॉप लेवल इन द सेंस सर लेक्चर्स देखने हैं, उनके इलस्ट्रेशंस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं और उनको पूरी तरह से खत्म करना है। क्लियर है? तो हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे उनको जरूर फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।